Hello and warm welcome everyone after so long time as you all know me, this is your friend Rakesh here and definitely dear learners, आज से यहाँ पे हम VLW का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो हम शुरू करने वाले हैं बिकॉज नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है काफ़ी पहले ही, लगभग अभी तक यानी 20 से 25 डेज हो गए हैं नोटिफिकेशन आए हुए और आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा या कुछ कवर कर भी रहे होंगे और कई हाफ कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई नो यू ऑल हैव स्टडीड, आपने सभी ग्रामर पढ़ रखा है और डेफिनेटली आप सभी को आता भी है, लेकिन यहाँ पे इन वीडियोस का जो पर्पज़ रहेगा आप सभी के लिए तो वो एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से रहेगा। जी हाँ, आप सभी के लिए ये वीडियोस एक एज ए रिवीजन आएंगी। एक बार मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। पहले हम एक बार सिलेबस के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे JKSSB के द्वारा मेंशन करे गए हैं जिनके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल इंग्लिश की बात करें या कंप्रीहेंशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको टेंस के बारे में बताया गया है। देन आफ्टर वी हैव नरेशन हियर, वी नीड टू डिस्कस ऑन नरेशन एंड नरेशन इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर एंड डेफिनेटली इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज को ब्रिंग करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से नरेशन को ईजिएस्ट कंसेप्ट के साथ समझा जाए, उन सभी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। देन आफ्टर हम यहाँ पे मॉडल्स की बात करें तो उसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और एक ही लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे मॉडल्स का जितना भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है या ज़रूरी है VLW एग्जामिनेशन के लिए वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स के अंदर हम यहाँ पे हर एक आर्टिकल की बात करेंगे। ज़ीरो आर्टिकल भी यहाँ पे एक टर्म होती है जो अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग बनते हैं और जहाँ से एग्जामिनर यानी अक्सर क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव अहेड विद रीडिंग कंप्रीहेंशन। दी हाँ, रीडिंग कंप्रीहेंशन यहाँ पे जो पैसेज का जो सिस्टम होता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ट्राई करेंगे कि टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन सभी लेक्चर्स को हम समझने की कोशिश करें और उसी तरीके से आप सभी के लिए जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का जो पोर्शन है वो भी मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस और ये यहाँ पे आपको होमोनोमियंस है, तो ये सभी यहाँ पे हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी को इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। देखो ये वाला जो यहाँ पे आपका 6th वाला जो पार्ट है ये तभी आपका सही होगा जब आपकी ग्रामर के अंदर अच्छी कमांड होगी और वो तब आएगी जब हमने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल वे से और थियोरेटिकली वे से अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करेंगे। देन आफ्टर वी विल easily solve these all problems which is gonna ask in our VLW एग्ज़ाम। उसके बाद क्लॉजेस की बात करेंगे, मेन क्लॉज क्या होता है, वर्ब यानी यहाँ पे हर एक प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, उन सभी क्लॉज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से आपने अगर JKPSI के एग्ज़ाम में देखा था 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और उसी तरीके से जिस एग्ज़ाम के अंदर भी मेंशन किया होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स का ये आपको पोर्शन पूछा जाएगा VLW के अंदर और 20 मार्क्स अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं और आप सभी ने इन 20 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली 18+ मार्क्स तो यहाँ पे लाने ही। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की बात करें तो इसके लिए भी मैं आप सभी के लिए यानी 20 या 30 मिनट्स का हर दिन या दूसरे या तीसरे दिन आपको रैपिडली यहाँ पे आप सभी के लिए ये सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर आप सभी के लिए लाऊं। उसके बाद यहाँ पे पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है लेकिन इसके ऊपर आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसके ऊपर अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड है, इफ़ यू हैव ए ग्रेट या इफ़ यू हैव ए साउंड वोकैबुलरी अप टू यू, देन डेफिनेटली you could easily give answer of these questions because firstly before going to give answer of these words we need to know how we can make pairs of words। इसके ऊपर भी आपको मैं काफ़ी अच्छी ट्रिक्स देने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो ट्रिक्स मेरे पास हैं आप सभी ने अच्छे से मेरे साथ भी पढ़ा होगा। अगर SSS की बात करें या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, ब्राइट आविष्कार की बात करें, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश को काफ़ी अच्छे तरीके से यानी ग्रामर जो इंग्लिश का है डिस्कस करा है और आप सभी यहाँ पे इन मेरे टॉपिक से फेमिलर भी हैं। लेकिन इन लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे अगर आज हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं
उन सभी को अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद रीअरेंज ऑफ जंबल सेंटेंस की बात करेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करें तो मैं यहाँ पे कल से ही आपके लिए इवनिंग के अंदर 20 हम ईडियम्स और फ्रेजेस को कवर करेंगे। लगभग हम 500 से लेके 1000 के बीच में इनको कवर करेंगे। तो आई होप आपका भी कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप बात करें प्रीपोजिशन की बात करें तो पहले भी मैंने प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से कवर करवाया है। आपको यहाँ पे ब्राइट आविष्कार के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल एस के जितनी भी प्लेलिस्ट है इंग्लिश की वहाँ पे आप राकेश सर करके एक बात अगर सर्च करेंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ आएगी कि सर ने वहाँ पे ऑलरेडी ये लेक्चर्स प्रोवाइड करके रखी हैं। उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट एवर टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर दैट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जितना मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आता है उससे भी कई ज़्यादा उसको पढ़ाने में मज़ा आता है, और इसको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कभी भी ये भूलने वाला नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी इस ट्रिपल एस या आप ब्राइट आविष्कार के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद एरर स्पॉटिंग तभी आप एरर को फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास इंग्लिश ग्रामर की कमांड अच्छी हो। इसीलिए इसको मैं लास्ट पे ट्राई करवाऊँगा कि इसकी एक्सरसाइज के थ्रू ही इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन भी आपको तभी आएगी जब आपका ग्रामर अच्छा होगा, यानी वी नीड टू लर्न ग्रामर विद बेसिक, एक बेसिक से सीखने की ज़रूरत है। सो वी कैन गेट इजीली और वी कैन गिव आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस। एंड सबसे ज़रूरी है कि जब सेंटेंस करेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे आपका जो ग्रामर का कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप सही से दे सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शंस, तो ये भी काफ़ी आपको, जैसे आप सफिक्स और परफिक्स की बात करें, यहाँ पे सफिक्स परफिक्स की बात करें तो इनके अंदर आपको कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है या जो स्पेलिंग करेक्शन है वो एक सही तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सब रहेगा। दूसरा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारे एक टॉपिक को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पहले हम इनको एक पार्ट्स के अंदर यानी यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सपोज करो आज हम टेंस की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इट मीन्स वी विल ब्रिंग 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। बट उसके बाद मैं आपको एक मैराथन दूंगा जिसके अंदर तीनों पार्ट्स की कंपाइलेशन आपको मिलेगी, और आपका जो टेलीग्राम के ऊपर यानी आपका ब्राइट आविष्कार का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर देना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। अगर वहाँ पे आपका नोट्स का पीडीएफ नहीं ज्वाइंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको लेक्चर के बाद आपको हर एक ग्रामर के टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, जो मेल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन करके रखी है, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज फर्स्ट लेक्चर। और आप सभी को लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, इसका पढ़ने का तरीका आज यहाँ पे एक लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने बेसिक से और कितने मज़ेदार तरीके से आपको मैं आज यहाँ पे जो टेंसेस हैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि टेंस टर्म होती क्या है। देखो टेंस यहाँ पे आप सभी को पता है कि जिस तरीके से टेंस एक अपने आप में ये क्या है, एक टाइम की सेंस देता है, यानी इट गिव्स अस द सेंस ऑफ टाइम। अब देखो टाइम की सेंस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम एंड सेंस आर द 2 वर्ड्स दैट मेक द वर्ड टेंस। देखो टाइम के साथ कौन सी सेंस निकलती है, पास्ट की सेंस निकलती है, प्रेजेंट की सेंस निकलती है या फ्यूचर की सेंस निकलती है, उसे आप क्या कहते हैं, यानी किस काल में, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे ये काल चक्र चलता है। पास्ट में चला जिसको आप भूतकाल कहते हैं, अगर आप वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट कहते हैं, और आने वाले काल की बात करें, टाइम की बात करें तो उसको फ्यूचर या आप हिंदी के अंदर इसको भविष्य काल कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कौन से कोर्स ऑफ एक्शन किस टाइम में हो रहा है वो हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। इट मीन्स टेंस गिव्स अस द सेंस ऑफ एक्शन, जो एक्शन हैपन हो रही है या हैपनिंग ऑफ एक्शन, जो काम हम कर रहे हैं, किसी काम को किस टाइम में हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताता है। अगर आप टेंस की वर्ड की बात करें तो ये यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है जो यहाँ पे टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब यहाँ पे टाइम होता है। इसीलिए हम इसको चिल्ला कर कहते हैं कि टेंस का मतलब होता है टाइम, और किस टाइम में कौन सा एक्शन या कौन सा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है ये टेंस हमें बताते हैं। आपको इससे ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको और डीपली वे से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करें, देखो यहाँ पे आप अगर बेसिक लेवल की बात करें
तो सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन स्टडिंग these all topics which are very basic in our English grammar. Definitely अगर types of tenses की बात करें तो generally we have 3 types of tenses. अगर बात करें यहाँ पे आपको present tense की बात मिलेगी, उसके बाद past tense और उसके बाद future tense. देखो इनको यहाँ पे more brief तरीके से नहीं समझाने वाला हूँ because these are common terms और आप सभी को ये common terms के अच्छे तरीके से आप इनको recognize करते हो, इनके meaning पता है क्यों यूज़ करते, इसीलिए I'm not gonna just utilize my maximum time on these all terms which are not fruitful for you because you already know these all terms. तो अब बात करें present tense की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो present tense के बारे में बात हमें करनी है वो यहाँ से हमें समझनी है कि जो यहाँ इस tense के अंदर या इस sentence के अंदर जो यहाँ पे verb जिसको आप कहते हैं course of action, जिसके द्वारा पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, उसके यहाँ पे हमें पता चलता है और यहाँ पे वो वर्ब ही हमें बताता है कि ये अभी जो बात हम कर रहे हैं किस टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, प्रेजेंट के हिसाब से कर रहे हैं, फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं या पास्ट के हिसाब से कर रहे हैं. जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें, एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा. शी नीड्स द डॉ, शी नीड्स द डॉ, शी नीड्स द डॉ. देखो नीड द डॉ, डॉ का मतलब होता आप सभी को बताया कि हम घर में आटे को गूंथते हैं ताकि हम उसके चपाती बना सकें. नीड द डॉ का मतलब होता आटा गूंथना या आटे को इकट्ठा करना. आई एम सेइंग हियर शी नीड्स द डॉ. देखो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि वो आटा गूंथती है, तो यहाँ पे मैं ता ते ती तू वाला कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझाने वाला हूँ बिकॉज यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अगर आप इन टेंसेस को अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करके समझें या रिलेट करके पढ़ें तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी समय तक भूल नहीं सकते. लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको मगअप करें या इसको आप क्रेम करें तो डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल कि आपको ये फॉरगेट हो सकते हैं, या आपको क्या हो सकते हैं, फॉरगेट हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, शी नीड्स द डॉ, यानी वो लड़की क्या करती है, आटा इकट्ठा करती है या आटा गूंथती है. उसके बाद वी गो टू ऑफिस डेली, हम सभी को हर रोज ऑफिस जाना पड़ता है. तो देखो यहाँ पे जो वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे जो नीड है एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है. और आप सभी को कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो आपने को पता होगा कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं उसके साथ अगर आप प्रेजेंट के अंदर बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे SRES का यूज़ करते हो. काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला भी हूँ. उसके बाद यहाँ पे वी गो टू ऑफिस डेली, वी के साथ आपको पता है कि कोई भी SRES का यूज़ हम नहीं करते. क्यों नहीं करते? अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है then definitely I am going to just remove your confusion, I am gonna clear your confusion, then definitely you will come to know why these rules are formulated, क्यों ये रूल फॉर्मुलेटेड बना मीन किए गए हैं और इनका क्या बेनिफिट हम लेने वाले हैं इसके बारे में समझने वाले हैं. उसके बाद पास्ट की बात करें तो यहाँ पे भी वर्ब जो होता है वो रेफर करता है पास्ट के बारे में. जैसे आप सभी ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में सुना है. जनरली आप हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट होता है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, उसके बाद एक ING फॉर्म होती है जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. उसके बाद एक और फॉर्म होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही ज़्यादा यूज़ में आती है, वो है आपकी SRES वाली जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं. अब देखो यहाँ पे मैंने शी नीड्स द डॉ, यहाँ पे ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा था. बात करें यहाँ पे पास्ट में वो आटा गूंथती थी या गूंथा था, तो यहाँ पे देखो शी नीडेड द डॉ. और आप सभी को पता है कि सबसे डिफिकल्ट टास्क अगर आपको टेंसेस के अंदर जो आपको रिमेंबर करना है वो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको पास्ट टेंस को भी समझना है क्योंकि जो वर्ब होती है वही हमें बताती है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, और विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस को बनाते हैं. और आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर आप मॉडल्स की बात करें तो जो विल और शैल है ये अपने आप में 2 क्या है, मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करते हैं. इसी तरीके से आपको यहाँ पे फ्यूचर टेंस के अंदर भी मैंने बताया कि किस तरीके से आपको फ्यूचर को समझना है. और जब आप फ्यूचर टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे लेक्चर्स के अंदर, यानी जिसके अंदर पार्ट 3 के अंदर हम इसको कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में ब्रीफली तरीके से, हालांकि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस टेंसेस के अंदर आते हैं
लेकिन अगर बात करें आप फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये खाली एक प्रिडिक्शन है, एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा होगा या बारिश होगी या नहीं होगी. वी आर नॉट श्योर बट वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर. एंड वेन एवर वी नीड टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर वी नीड टू जस्ट ब्रिंग सम हेल्प फ्रॉम मॉडल्स. हमें यहाँ पे जो कुछ मदद लेनी पड़ती है कहाँ से या लानी पड़ती है वो हमें मॉडल से लानी पड़ती है. वी हैव टू गेट सम हेल्प फ्रॉम मॉडल्स बिकॉज विल और शैल दो ऐसे मॉडल्स हैं जो हमें फ्यूचर की सेंस देते हैं. एंड विद यूज ऑफ बोथ डेफिनेटली ट्राई टू मेक द कंप्लीट फ्यूचर टेंस जो हम बनाते हैं. चलो यहाँ पे आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. काफ़ी ब्रीफ तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस अगर बात करें, टेंस की बात करें, अगर टेंस यहाँ पे फैमिली का सबसे बड़ा हेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके कितने, यहाँ पे अगर आप सन की बात करें तो इसके भी 4 पार्ट है. तो एक है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो ज़्यादातर आप अपने डेली लाइफ में यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते क्या है. व्हाट इज़ योर डेली स्केड्यूल, व्हाट इज़ योर डेली स्केड्यूल. और आप इसको डेली हैबिट्स या डेली रूटीन के साथ भी इसको याद रख सकते हैं कि जब भी किसी को अगर बात करें आपको या आपके दोस्त को या आपकी सिस्टर को या आपके ब्रदर को या किसी थर्ड पर्सन को या जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी बात करें, जब भी आप किसी के यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कि अगर आपको हैबिट्स के बारे में जानकारी लेनी हो, उनको क्वेश्चंस करने हो, उनके आंसर देने हो, उसको नेगेटिव सेंस में उनको आंसर देने हो, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. कैसे करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से आपको एक डेली यूज़ के हिसाब से एक आपको लाइफ के साथ अटैच करके मैं टॉपिक्स को समझाने वाला हूँ. उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टर्म अपने आप में ये समझाती है कि प्रेजेंट वर्तमान काल, लेकिन उस टाइम में कोई काम लगातार चल रहा है उसकी बात करेंगे. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई काम पक्के से डेफिनेटली हमें पता है कि वो काम हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आप हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. अच्छे तरीके से एक सही रूल और रेगुलेशंस के साथ विद डेली लाइफ के साथ रिलेट करके हम इनको सीखेंगे. देन लास्ट यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप आप सभी को इनके बारे में पता है. तो सबसे पहले यहाँ पे जिसको आप इंडेफिनिट टेंस या आप सिंपल टेंस भी कहते हैं उसके रूल से यहाँ पे हम शुरू करते हैं. तो आप सभी को पता है कि अगर आप बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो काफ़ी सिंपल रूल है इसका. क्योंकि अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर में सबसे जो सिंपलेस्ट रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं. उसी तरीके से उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जो सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्योंकि यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आप SRES का ये यूज़ करते हैं ये काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है कि किस तरीके की चीज़ के साथ हमें S लगाना है, किसके साथ ES लगाना है. और एक दूसरी टर्म भी आपको समझनी है वो है IES, यानी वो IES किसके साथ लगता है उसको भी आपको समझना है. तो यहाँ पे आपको सभी तरीके से समझ लें. देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड एक्शन यूज़ हो रहा है. एक्शन का मतलब यहाँ पे वर्ब होता है. अगर आपने SSS के ऊपर या आपने ब्राइट आविष्कार के ऊपर अगर स्पोकन वाली जितनी लेक्चर्स की नहीं कम से कम आपको 50+ लेक्चर्स वहाँ पे आपको स्पोकन प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल के अंदर. अगर आपको और अच्छी तरीके से इनको समझना है जिसको आप डेली लाइफ से रिलेट करके टेंसेस को या इंग्लिश के हर एक टॉपिक को सीखें या समझें तो डेफिनेटली आपको उस प्लेलिस्ट में जाना चाहिए. 5-5, 6-6 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज़ आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए वहाँ पे बनाई गई हैं. आप उनको भी साथ साथ में देख सकते हैं और वहाँ से भी आपकी ये जो क्लैरिटी है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये मिलेगी आपको. उसके बाद देखो यहाँ पे आई प्ले ए क्रिकेट. देखो यहाँ पे क्रिकेट कहते हैं काफ़ी लोग, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट नहीं होता, इट्स क्रिकेट. क्या होता है? ये क्रिकेट होता है. अब देखो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आपको मैं रूल की बात करूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SRES प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा, फिर ये एग्जाम्पल किस तरीके से यहाँ पे मैंने ऐसे लिखी है उनको भी प्रूव करके दूंगा. उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज आपको आज की इस लेक्चर के अंदर मिलेंगी जिसके सॉल्यूशन आपको टॉपिक समझने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करने हैं और आपको इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. डेफिनेटली आपको इसके ऊपर भी पैनिक ज़्यादा नहीं करना है कि सर हम नोट्स कहाँ से लेंगे. आप साथ साथ में प्रैक्टिस करें, पूरा फोकस रखें. जो सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूँ
ऐसा ही सेंटेंस आप खुद से बनाएं, उसको ट्राई करें कि उसको सॉल्व कर पाए। दूसरी एक्सरसाइजेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब टेंसेस हमारे खत्म होंगे, मैं आपको इसका एक्सरसाइजेज का PDF शेयर कर दूंगा। जैसे आई प्ले ए क्रिकेट, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर, यहाँ पे हमने प्ले एक वर्ब है लेकिन इसके साथ हमने कोई भी SRES नहीं लगाया, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। क्यों नहीं लगाया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ही राइट्स एन एसे, सर ऐसा क्या यहाँ पे मिरेकल यानी चमत्कार हो गया कि आपने ही राइट के साथ एस लगा दिया, बन गया ही राइट्स एन एसे। तो इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, और आज के इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि ही के बाद ये राइट्स कैसे बन गया, कौन सा ऐसा रूल है सर, क्यों ये बना, इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप में से अगर आप गर्ल हैं तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर बटालियन का जो पेपर अभी हुआ था 26 ऑफ यहाँ पे जून को, उसको अगर दिया होगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड नाउ। ऑप्शन में आपको यहाँ पे प्ले दिया गया था, प्लेज दिया गया था, हैज़ प्लेड दिया गया था, तो वहाँ पे इसका आंसर प्ले था। द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड नाउ। तो देखो यहाँ पे JKP बॉर्डर बटालियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर ये था। आप एक बार इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और डेफिनेटली इसकी आंसर की भी अभी तक आपको मिल गई है। उसके बाद माई फादर कम्स होम एट 7 PM, यानी मेरे पापा हर दिन रोज 7 बजे शाम को घर पे आते हैं। तो यहाँ पे फादर के बाद कम के साथ एस क्यों लगा, इन सभी क्लैरिटी को मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर, आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद आप ये देख रहे हैं काफ़ी बड़े फॉन्ट में मैंने इसको लिखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पे ईस्ट से सूरज निकलता है। आप सभी को पता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो पूरब से यहाँ पे सूरज निकलता है जिसको आप ईस्ट कहते हैं। अब द सन राइजेज, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक इटरनल ट्रूथ है जो होता है, मीन्स इटरनल ट्रूथ है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बर्ड्स अगर होंगे तो वो फ्लाई करेंगे। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स के साथ इस रूल को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को भी हम समझेंगे जिससे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये बात समझने की आपको ज़रूरत है, छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होगा, आई वी यू दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई है, वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यू की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन यहाँ पे दे है। यानी आई वी यू दे, ये ऐसे 4 इंसान हैं या 4 ऐसे आपको ये क्राइटेरियाज याद रखने हैं, या ऐसे ये यहाँ पे आपको प्रोनाउन याद रखने हैं जिनके साथ आप कोई भी SRES का यूज नहीं करते। बात करें अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें जो आपका ही है, देखो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर को कैसे आप आइडेंटिफाई करें। सपोज करो आप और आपके ब्रदर यानी आपके एल्डर ब्रदर डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने लिए आई हो, आपके लिए जो आपका एल्डर ब्रदर है वो आपके लिए क्या है, यू है। यानी आई और यू के बीच में किसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। सपोज करो कि आपसे छोटा भाई जो है वो अभी आपके पास वहाँ पे नहीं है, वो बाहर ग्राउंड में खेल रहा है, तो डेफिनेटली वो अभी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ही है, आपके लिए वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपके लिए वो क्या है, अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी वो थर्ड पर्सन है। इसी तरीके से जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो आपके पास वहाँ पे उस टाइम पे इंसान प्रेजेंट नहीं है, वो आपके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लड़का है तो आप ही का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आप किसी के नेम के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई गर्ल की बात करें, अगर उसके नेम की बात करें तो नेम का यूज़ तो करेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट गर्ल की बात करें तो उसके लिए आप शी का यूज़ करेंगे। और अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जैसे मैं कहूँगा इट रेन्स इन समर या इन मानसून, तो डेफिनेटली यहाँ पे इट एक नॉन लिविंग थिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो हम समझ गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी समझ गए, लेकिन एक थर्ड पर्सन और अच्छे तरीके से समझ लेते। जैसे बात करें ना, अगर आपको सिंपल टर्म में अगर इस थर्ड पर्सन को समझना है तो आप बात करें आई की बात करें, वी की बात करें और यू की बात करें, इनके अलावा जितने भी यहाँ पे आपके पास दूसरे इंसान हैं वो सभी के सभी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी यहाँ पे किसके अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर। आई वी यू, यानी सपोज करो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, वी भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, उसके बाद ही शी इट, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन हैं तो उसी कैटेगरी के अंदर।
तो ये आपको यहाँ पे समझना है। जैसे माय फ्रेंड्स की बात करें, किसी नेम की बात करें, तो वो आपके लिए क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सन से नंबर्स में आपकी बात की जाती है। जैसे आपको बात हो कि सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे आई एक है, इस आई का एक ऐसा रूल है, एक ऐसी यूनिक रूल है जो है आई के साथ एम लगता है। दुनिया में कुछ ऐसा, या मैंने नहीं देखा, आपने भी शायद देखा हो या नहीं देखा हो, अगर आप देखा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आई के साथ एम लगता है। दुनिया में क्या ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम लगता है? इसीलिए मैं इसको यूनिक वर्ड कहता हूँ, क्योंकि आप भी अपने लिए काफ़ी यूनिक है, क्योंकि आप ऐसे आई है जिसके साथ खाली एम लगता है और दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं यूज हो सकती। बात करें सिंगुलर नंबर की, बात करें तो सिंगुलर नंबर आपके पास क्या क्या है, आई है, यू है, ही शी इट, किसी का नेम या कोई एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उस एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके आप सिंगुलर नंबर के अंदर याद रखते हैं। यहाँ पे खाली एक व्यक्ति की, एक पर्सन की बात हो रही है। बात करें अगर आप प्लूरल नंबर की बात करें, जब भी एक से ज़्यादा यहाँ पे बात हो जाती है उसे आप क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे आप बात करें वी के अंदर आप एक या दो से ज़्यादा आप व्यक्ति होते हैं। बात करें आप यू की बात करें, दे की बात करें, तो ईट यहाँ पे एज ए प्लूरल भी हम यूज़ करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रदर्स की बात करें, एप्लीकेंट्स की बात करें, द पीपल यहाँ पे लोगों की बात करें, और उसके बाद द चिल्ड्रन, तो बच्चों की, चिल्ड्रन यहाँ पे चाइल्ड, चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चों की बात करते हैं, तो उन सभी ये प्लूरल नंबर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन यहाँ पे आपको एक टर्म समझने की ज़रूरत है। बात करें यहाँ पे आप SRES की बात करें, तो जब कभी भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं उनके साथ आप SRES का यूज़ करते हैं, लेकिन कब, उनकी वर्ब के साथ। जैसे ही गो टू स्कूल आएगा या ही गोज़ टू स्कूल आएगा, तो गो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन बात यहाँ पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे, तो बनेगा ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आप कभी भी SRES का यूज़ नहीं करते। आई वी यू दे के बाद जो वर्ब आप यूज़ करते हैं उसके साथ कभी भी आप SRES का यूज़ नहीं करते। बात करें ही की बात करें, शी की बात करें, इट की बात करें, किसी के नेम की बात करें, जैसे माय फ्रेंड की बात करें, माय फादर की बात करें, माय सिस्टर की बात करें, हिज सिस्टर की बात करें, हर ब्रदर की बात करें, हर मदर की बात करें, हर अंकल की बात करें, इन सभी के लिए आप SRES का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये अभी यहाँ पे एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स यू आर डिस्कसिंग विद योर ब्रदर, एंड वाइल डिस्कसिंग विद योर ब्रदर यू हैव फाउंड दैट nobody is here except both of you। आप दोनों के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए आप उसको थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके बाद ही शी इट नेम माय फ्रेंड माय फादर ही सिस्टर एट्सेट्रा, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, SRES का यूज़ करते हैं, और ये मैंने आपको बता भी दिया। चलो यहाँ पे यूजेस सीखते हैं, SRES का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपको सबसे पहले इस रूल को अच्छे तरीके से समझना है। देखो दुनिया के अंदर सिर्फ आपको 3 रूल ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आपको SRES का अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आपको S और कहाँ पे ES का यूज़ करना है। सबसे पहले आप ES के टर्म को समझें। ऐसा वर्ड जो एंड होता है O के साथ, ऐसा वर्ब जो एंड होता है O के साथ, X के साथ, CH के साथ, SH के साथ, SS के साथ, Z के साथ, उसके साथ ES का यूज़ करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो यहाँ पे किसके साथ यूज़ हुआ होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी के नेम के साथ वो यूज़ होना चाहिए वर्ब, तभी आप उसके साथ SRES का यूज़ करते हैं। देखो डू से डज कैसे बनता है, डू किसके साथ एंड हो रहा है, ओ के साथ। अगर आप बात करें आई वी यू दे की बात करें तो अब आप डू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वहाँ पे आप डू का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डज का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर गो की बात करें तो गोज लगेगा, क्लैश एसेट से एंड हो रहा है, क्लैशिस हो जाएगा, और क्रॉस यहाँ पे SS के साथ एंड हो रहा है, ही क्रॉसिस हीज फिंगर क्रॉस्ड, वो नहीं, वो अच्छे की कामना करता है तो क्रॉसिस हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे SS, Z, SH, X, O ऐसे वर्ड्स जो एंड होते इन वर्ड्स के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ, उनके साथ आप ES का यूज़ करते हैं। चलो कुछ यहाँ पे दूसरे रूल की बात कर ले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करेंगे।
अगर बात करें कि एस जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसके अंदर आपको दो वाई रूल समझने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अब पहला वाई रूल ये कहता है कि कोई भी वर्ड अगर एंड होता है वाई के साथ, यानी ऐसा वर्ड जो एंड होता है वाई के साथ, लेकिन उस वाई से पहले अगर कोई क्या हो, वॉवल हो, अगर उस वाई से पहले कोई वॉवल हो, तो एट दैट टाइम आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसके साथ एस का यूज़ करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वाई से पहले वाला जो लेटर होना चाहिए वो कोई वॉवल होना चाहिए, यानी AEIOU 5 वॉवल्स भी हैं, उनमें से कोई होना चाहिए, तो तभी आप जाके ही शी के बाद जो वर्ब यूज़ हो रही है उसके साथ आप एस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूँ, आई प्ले, तो देखो यहाँ पे मैं खेल, तो इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत है, आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि IVU दे के साथ SRES का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता या यूज़ नहीं होता। लेकिन बात करें जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ही प्लेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करें। देखो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, सपोज करो यहाँ पे थर्ड पर्सन का, जिस यानी ही शी का बर्थडे है, और आपने इनको एक गिफ्ट दिया है, और एज ए गिफ्ट आपने उनको SRES का यहाँ पे क्या दिया, एक सम्मान दिया है, जिसके अंदर आपने इनको गिफ्ट के तरीके से SRES की एक स्पेशलिटी क्राइटेरिया दिया है समाज में एक सही तरीके से स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ही प्लेज, तो देखो यहाँ पे प्ले के साथ वाई है, वाई से एंड होता है, लेकिन वाई से पहले यहाँ पे ए है, बात यहाँ पे ही की कर रहे हैं, तो इसके साथ आप एस का यूज़ करेंगे। यू से, शी सेज, वी प्रे, रमेश किसी का नाम, उसके साथ भी आप एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, रमेश प्रेज। आई पे, ही पेज। तो इस तरीके से आपको इस रूल को समझना है। उसके बाद सेकंड रूल की बात करें, देखो यहाँ पे आप IES की बात करें, ऐसा वर्ड जो वाई के साथ एंड होता है, लेकिन जिस तरीके से पहले रूल में हमने बात करी, उससे वाई से पहले वाला कोई लेटर जो है, अल्फ़ाबेट जो है, वो हमेशा वॉवल होना चाहिए, तभी आप एस का यूज़ कर सकते हैं ही शी के बाद जो वर्ब यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट पूरा का पूरा बदल जाता है कि ऐसा वर्ड जो वाई के साथ एंड होता है, लेकिन अगर वाई से पहले वहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब यहाँ पे 21 कॉन्सोनेंट वी हैव, डेफिनेटली आप AEIOU को अगर आप साइड पर रखेंगे तो आपके पास कॉन्सोनेंट बचेंगे। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, उस टाइम पे ये कंडीशन बनती है कि वाई गेट्स चेंज इनटू IES, वाई को वहाँ से रिमूव किया जाता है, वाई वहाँ पे चेंज IES के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना कि जो वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, अगर तो वाई को रिमूव किया जाता है, वाई की जगह पे आप IES का यूज़ करते हैं। जैसे दे फ्लाई काइट्स, वो लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो लड़का पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, या फ्लाई आएगा, फ्लाइज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई रूल की जो सेकंड रूल है वो यहाँ पे सही तरीके से यूज़ हो रहा है, ही फ्लाइज काइट, क्योंकि FLY, वाई से पहले एल क्या कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को आप रिमूव करोगे, आप इसकी जगह पे IES का यूज़ करोगे। पीपल क्राई, लोग रोते हैं, लेकिन जो सतीश है वो रोता है, सतीश क्राइज। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, लेकिन वो लड़की कोशिश करती, शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, शी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, वी वेरीफाई, माई फादर वेरीफाइज। तो इस तरीके से आपको इस रूल को समझना है। उसके बाद एक दूसरी आपको सिंपल सा रूल बता दो, ऐसे वर्ड्स जो इन तीन रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करते, उनके साथ आप ही शी इट या किसी नेम के साथ हमेशा आप एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन शी टॉक्स इन इंग्लिश। देखो यहाँ पे के है, कोई वाई रूल नहीं है, कोई OXCH वाला रूल नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे ऐसे रूल हैं जो इन तीन रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता, उस टाइम पे आपको ही शी इट या किसी के नेम के साथ आपको हमेशा एस का यूज़ करना है। वी फाइट, हम लड़ाई करते हैं, लेकिन वो लड़की लड़ाई करती है, शी फाइट्स आएगा। दे शाउट, वो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आपको बोलना हो कि मेरी मम्मी सुबह सुबह चिल्लाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, माई मदर शाउट्स एट अर्ली इन द मॉर्निंग। यू लॉइटर इन क्लास, क्लास के अंदर मटर गश्ती करने को कहते हैं लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है मटर गश्ती करना, आप क्लास के अंदर मटर गश्ती करते हैं। आप बोलो, नो सर, आई डू नॉट लॉइटर इन क्लास, बट माई फ्रेंड ही लॉइटर्स इन द क्लास, मेरा फ्रेंड है वो क्लास के अंदर मटर गश्ती करता है। पीपल बैकबाइट जस्ट लाइक दैट, लोग ऐसे ही चुगली करते हैं। जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है इवें ही, हम कहते हैं ना अपनी भाषा में, इवें ही, क्यों कहा उसने, ऐसे कह दिया, इवें ही कह दिया। पीपल बैकबाइट जस्ट लाइक दैट। अच्छा, राकेश बैकबाइट्स विदाउट एनी रीजन। पीपल यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी भी आप SRES का यूज़ नहीं कर सकते।
बात करें राकेश बैकबाइट्स, तो राकेश अपने आप में क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आपने एस का यूज करा और बैकबाइट्स आ गया। राकेश बैकबाइट्स विदाउट एनी रीजन, यानी बिना कोई रीजन के राकेश यहाँ पे क्या करता है, चुगली करता है। तो इस तरीके से आपको इन रूल्स को समझना है। देखो कुछ और एग्जांपल है, आई वी यू दे के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। कोई भी आपको ऐसा एस का यूज नहीं करता। आई प्ले वी बस्टल इन क्लास, या बस्सल भी कहते हैं, क्लास में शोरगुल करने को कहते हैं बस्सल। यू ड्राइव अ कैब, दे स्पेंड मनी लेविशली, लेविशली का मतलब होता बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना, वो लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। आई रिप्ले कॉन्फिडेंटली, आई एब्सटेंड फ्रॉम जंक फूड, एब्सटेंड का मतलब होता किसी चीज़ से परहेज करना, जंक फूड से यहाँ पे परहेज करना। जैसे आप गोलगप्पे की बात करें या आप पनीर चिल्ली की बात करें, समोसा की बात कर लें, तो ये ऐसे जंक फूड से मैं परहेज करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई एब्सटेंड फ्रॉम जंक फूड। इट मीन्स इट शोज योर डेली रूटीन, इट शोज योर डेली हैबिट्स। आई इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेड का मतलब होता है जी चुराना, यानी काम से हम जी चुराते हैं, तो आप बोलोगे मैं अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराता हूँ। आई इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको यहाँ पे कहना हो कि वो लड़का अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराता, तो आप आई इवेड की जगह पे ही इवेड लिखेंगे या ही इवेड्स लिखेंगे। तो आपको बताना है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ही इवेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखेंगे आप, ही इवेड्स। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ही शी इट नेम और वर्ब के साथ आप एस और एस का यूज करते, जैसे ही प्लेज चेस, वो शतरंज खेलता है। माई ब्रदर बसल्स इन द क्लास, मेरा भाई क्लास में शोरगुल करता है। नेहा ड्राइव्स कैब या टैक्सी, नेहा जो है टैक्सी चलाती है। या रमेश स्पेंड्स मनी लेविशली, ही रिप्लाइज कॉन्फिडेंटली। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी जंक फूड से परहेज करते हैं। माई ग्रैंड मदर एब्सटेन्स फ्रॉम जंक फूड। या राजू इवेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। चलो एक बार अच्छे तरीके से ग्रामर के रूल के हिसाब से भी इनको समझ लेते हैं। जैसे आई प्ले चेस, मैं क्या करता हूं, चेस खेलता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई प्ले चेस। लेकिन ही गोज टू ऑफिस, क्यों गो क्यों नहीं आया, रूल मैंने आपको समझा दिया। और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया, एक बार आप पीछे जाके थोड़ा सा और जाए, समझे उनको। दे राइट ए लेसन, लेकिन मैंने को कहा ना होता है कि वो लड़का एक लेसन सबक लिखता है, ही राइट्स लेसन आता। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, अंधाधुंध बारिश होने को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। वी वर्क इन एग्रीकल्चर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। इसके लिए रूल आपको सिंपल सा रूल रखना है, सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट यहाँ पे ही, शी, इट, नेम, दे, आई, वी, यू कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको वर्ब उनको ध्यान में रख के यूज़ करना है। क्योंकि अगर बात करें आप ही, शी, इट, नेम की बात करें, उनके साथ वर्ब के साथ हमेशा आपको एस आर एस का यूज़ करना है। लेकिन बात करें अगर आप इनके अलावा आई, वी, यू, दे की बात कर रहे हैं या किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, उस टाइम पे आपको यहाँ पे कोई भी एस का यूज़ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डू और डज का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे डू और डज के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे, तभी जाके आप इस बात को समझेंगे। जैसे आई डू नॉट प्ले चेस, इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो मैंने आपको कहा था कि डू और डज आप कैसे बनाते हैं। डू हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ लगता है, यानी जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं, जब भी आपको उनके क्वेश्चंस करने हो प्रेजेंट के अंदर, यानी उनके आपको हैबिट्स के बारे में पता करना हो, यानी जो काम वो डेली बेसिस पे करते हैं उनके बारे में अगर आपको क्वेश्चंस करने हो, एट दैट टाइम आप वहाँ पे डू से क्वेश्चन करते हैं। जैसे आई, वी, यू के साथ हमेशा आप डू का यूज़ करेंगे। अगर आपको उसका नेगेटिव बनाना तो डू के साथ नॉट लगेगा। और ये यहाँ पे एज ए एक्सिलरी वर्ब, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उस तरीके से यहाँ पे इनका यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें डू से डज कैसे बनता है, तो पहली दूसरी स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको समझा दिया था। क्योंकि ओ यहाँ पे एंड होता है, डी ओ के साथ एंड होता है डू, इसके साथ आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ई एस का यूज़ करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया। ही, शी, इट, नेम अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। जैसे डू आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। तो क्या मैं चेस खेलता हूँ, तो डू को आपको उससे पहले लाना है। क्या डू आई प्ले चेस, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको डू को लाना है, सब्जेक्ट से पहले डू को लाना है। अगर आप आई, वी, यू कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही, शी, इट, नेम को क्वेश्चन करें तो सब्जेक्ट से पहले ही, शी, इट, नेम से पहले आपको डज का यूज़ करना है। डज ही गो टू ऑफिस, आप बोलोगे यस ही गोज टू ऑफिस। नो सर, वो ऑफिस नहीं जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं।
अच्छा, डू यू प्ले चेस या डू यू प्ले चेस, आप बोलोगे यस आई प्ले चेस, नहीं मैं चेस नहीं खेलता, तो आप क्या बोलोगे आई डू नॉट प्ले चेस या आई डोंट प्ले चेस। मैं पूछूंगा डू दे राइट लेसन, आप बोलोगे नहीं नहीं वो लोग लेसन नहीं, सबक नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट ए लेसन। मैं पूछूंगा क्या वो लड़का लेसन लिखता है, सबक लिखता है क्या, डज ही राइट ए लेसन, आप बोलोगे ही राइट बोलोगे या राइट्स बोलोगे, आप बोलोगे ही राइट्स इन लेसन। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग, आप बोलोगे नो सर इट डजेंट रेन कैट्स एंड डॉग। एक बार अगर आप डज का यूज़ कर ले उसके बाद आप वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ नहीं कर सकते। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग, आपको कहना होता कि नहीं अंधाधुंध बारिश नहीं होती, तो आप क्या बोलते हैं इट डज नॉट रेन, यहाँ पे रेन बोलते हैं, रेन्स नहीं बोलते, इट डजेंट रेन कैट्स एंड डॉग्स। वी डू नॉट वर्क इन एग्रीकल्चर, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें किस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पे डू और डज के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आप नॉट का यूज़ करें तो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं, इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में जो ज़्यादातर हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं उसका यूज़ करना, तो आप पहले ही आप इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ डू के साथ नॉट और डज के साथ नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डू आई नॉट प्ले चेस, क्या मैं चेस नहीं खेलता। डज ही नॉट गो टू ऑफिस, क्या वो लड़का ऑफिस नहीं जाता। डू दे नॉट राइट लेसन, क्या वो लोग लेसन सबक नहीं लिखते। देखो डजंट इट रेन कैट्स एंड डॉग, क्या अंधाधुंध बारिश नहीं होती। डोंट वी वर्क इन एग्रीकल्चर, क्या हम खेती बाड़ी में काम नहीं करते। तो दोनों तरीके से ये रूल आपके लिए सही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ की बात करें, आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स भी समझना है। बात करें इंटरनल ट्रूथ की बात करें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप सब इंटरनल ट्रूथ का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होता है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा ईस्ट से ही निकलता है और सूरज हमेशा यहाँ पे वेस्ट में ही डूबता है। सनसेट वो हमेशा वेस्ट में ही होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये इटरनल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए अर्थ के साथ हम रिवॉल्व के साथ एस का यूज़ करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो आपको ये याद रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई, यानी जो परिंदे होते हैं वो उड़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि बर्ड्स क्या होते हैं, वो हमेशा उड़ते हैं। उसके बाद डेली हैबिट्स के लिए मैंने कहा कि आप इनके साथ एस आई एस ही शी इट नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई यू वी दे के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। अगर आपको कहना वो लड़की जल्दी उठती है तो शी गेट्स बोलते या शी गेट बोलते, तो आप यहाँ पे बोलते शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई फादर गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM, मेरे पापा मेरे जो फादर हैं वो 10 बजे ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में, तो आप माई फादर गो बोलते या गोज़ बोलते, क्योंकि वो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, मेरी मम्मी हर रोज़ मंदिर जाते हैं। ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो लड़का डेली क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। शी क्रेम्स फॉर द टेस्ट, उस लड़की का वो हमेशा टेस्ट के लिए क्या मारती है, रट्टा, क्रैम, इसकी जगह पे MUGG मगअप का भी यूज़ किया जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर माई राइटिंग, बिकॉज मेरा यहाँ पे वो जो पेन लिखने वाला था आई फॉरगेट कि कहाँ पे वो रखा, वो मेरे को मिला नहीं। शी क्रैम्स फॉर द टेस्ट, वो लड़की टेस्ट के लिए हर बार रट्टा मारती है, जब भी उसके पेपर या एग्ज़ाम होते हैं परीक्षा के लिए वो रट्टा मारती है, तो शी क्रैम्स फॉर द टेस्ट। उसके बाद जैसे आप फॉर टीवी, फॉर रेडियो, या जो इतने भी कमेंट्रीज करते हैं टीवी या रेडियोज़ के अंदर, वहाँ पे आपने सुना होगा किस तरीके से कमेंट्री की जाती है। जैसे एग्जांपल, राम पासिस द बॉल टू कुलदीप, राम ने कुलदीप को बॉल पास किया, कुलदीप ने सोनू को पास किया और सोनू ने आगे जाके गोल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट्री के टाइम जो टीवी और रेडियो में जो हम सुनते हैं उसके लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा एक और रूल है, बात करें जब भी आप वेन एवर और वेन की बात करें यानी टेंसेस के अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, उस टाइम जैसे वेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, तो क्या होता है जो रूफ है छत होता है उससे पानी टपकता है। व्हेन यू ओपन द विंडो, जब आप विंडो को ओपन करते हैं, ए लाइट गोज ऑन, तो लाइट यहाँ पे क्या आती है, अंदर आती है। अगर आप कहते व्हेन ही ओपन्स आ जाता, फिर वेन एवर शी कम्स, जब भी वो आती है, शी स्टेज हियर फॉर ए डे, वो यहाँ पे एक दिन रुकती है। व्हेन ही कम्स हियर, जब वो लड़का यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स फ्रूट, वो हमेशा क्या लाता है, या ही ब्रिंग्स फ्रूट, वो फल लाता है।
उसके बाद अगर आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स दिखे इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट में, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली हो गया, समटाइम्स हो गया, ऑफ्टन हो गया, यूजुअली हो गया, एवरी वीक हो गया, ऑन संडेज हो गया, ट्वाइस ईयर हो गया या एवरी ईयर हो गया, उस टाइम पे भी आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एस और एस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे लगता है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो लड़का हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। ही समटाइम्स गोज फॉर वॉक, वो कभी कभार ही वॉक पे जाता है। ही नेवर टेल्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। रहीम ऑफ्टन कम्स लेट, जो रहीम है वो अक्सर लेट आता है। ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, वो कभी कभार ही चर्च जाते हैं। दे गो टू थिएटर ऑन संडेज, बात करें वो संडे हर रविवार को या जो रविवार के दिन ही वो थिएटर जाते हैं। अब यहाँ पे आप बात करें, जैसे मैंने बात करी ऑलवेज की बात करी, ऑलवेज के बाद जो मैंने वर्ब यूज़ किया इसके साथ एस का यूज़ किया क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही थी। समटाइम्स के बाद मैंने गो का नहीं गोज का यूज़ किया। नेवर के बाद मैंने टेल्स का यूज़ किया। रहीम के बाद ऑफ्टन के बाद मैंने कम्स का यूज़ किया। तो ये वर्ड सभी ऊपर है और यही वर्ड्स आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है जिसको आप यहाँ पे वांट टू की बात करें। देखो ये कभी भी दो वर्ब आपस में इकट्ठे नहीं आते हैं, ये बात याद रखना। कभी भी दो वर्ब आपस में इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। उन दो वर्ब्स को आपस में से सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको टू इन्फिनिटिव की कंडीशन समझा रहा हूँ। ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव लिखा है। कभी भी एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आपको समझनी है कि कभी भी दो वर्ब एक साथ इकट्ठे यूज़ नहीं आते हैं। उन दोनों वर्ब्स को अगर कोई चीज़ सेपरेट करती है वो टू इन्फिनिटिव होता है। कैसे? जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। आई वॉन्ट एक अपने आप में वर्ब है और लर्न भी अपने आप में क्या है, एक यहाँ पे वर्ब है। लेकिन दो को अलग करने के लिए हम इनके बीच में टू का यूज़ करना, जैसे हम बोलते हैं ना आई गो टू टेम्पल, लेकिन आपको ऐसा बोलना हो आई वॉन्ट टू ईट हम्बल पाई, मुझे सब्र करना होगा। आई वॉन्ट टू ईट बनाना। आई वॉन्ट एक अपने आप में क्या आ गया, वर्ब है। और एक वर्ब एक ही बार एक सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। हर दूसरा वर्ब एक सेंटेंस के अंदर जो यूज़ होता है वो टू इन्फिनिटिव कहलाता है। आई रिपीट, हर सेंटेंस जो दूसरी बार एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, पहला नहीं दूसरा, वो हमेशा टू इन्फिनिटिव कहलाता है। वी कैन नॉट यूज टू वर्ब्स टुगेदर, वी यूज टू इन्फिनिटिव टू सेपरेट द वर्ब। आई वी यू दे के साथ वॉन्ट टू लगता है। ही शी इट नेम के साथ आप वॉन्ट्स टू का लगाते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, बस इतना सा आपको समझना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाने की बात करूँगा, कोशिश करूँगा। आई वॉन्ट टू डिसॉल्व अ मैरिज, मैं शादी को तोड़ना या रोकना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, तो यहाँ पे आई वॉन्ट हम ऐसे बोलते आई वॉन्ट टू, ऐसे बोलते नहीं, आई वॉन्ट टू डिसॉल्व। ये जो टू डिसॉल्व है ये टू इन्फिनिटिव है। ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है। दे वॉन्ट टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, वो अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू नहीं बोलेंगे, दे वॉन्ट टू मेक। तो यहाँ पे टू मेक अपना एक इन्फिनिटिव है, ये टू इन्फिनिटिव है, ये वर्ब नहीं है। क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आप एक बार ही एक वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड ऑन हिज ओन फुट, वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड ऑन हिज ओन फुट। वी वॉन्ट टू बिकम टॉप गन्स, हम क्या बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो बिकम और वांट अपने आप में दो वर्ब है, लेकिन दो वर्ब को सेपरेट जो करता है वो टू इन्फिनिटिव करता है। वी वॉन्ट वर्ब की तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन जो टू बिकम है ये टू इन्फिनिटिव है। शी वॉन्ट्स टू ड्राइव ए कार, यू वॉन्ट टू नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस तरीके से आपको ये सभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स थे मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आप सभी के लिए ये सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी लंबी लेक्चर लग रही है मेरे को, तो आज की लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर प्रेजेंट टेंस के सभी जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं उनको हम फिनिश करेंगे। टिल देन आप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से देखनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हैं। सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी जो नोट्स हैं जहाँ पे आप लिख रहे हैं उसके ऊपर इनको प्रैक्टिस करें और उसके बाद आंसर मेंशन करना। जिसके आंसर सही होंगे मुझको वहाँ पे पहले ही मेंशन कर दूंगा कि इसके आंसर सही हैं, उससे आप मैच कर लें। टिल देन बाय बाय, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल don't forget to subscribe this channel, and if you have liked this video, if you really found helpful for you, so must subscribe and like this video. Thank you very much.
अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से समझा जाए और अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हुए हमने उसको समझा है। आई होप डियर लर्नर्स आपको यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा टेंस है, अगर आपको ये समझ आ गया देन डेफिनेटली आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके अंदर छोटी सी यानी आपको बहुत ही मिनी चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे, उसी से आप यहाँ पे पूरे के पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेंगे। चलो यहाँ पे बात करते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, किस तरीके से इसको हमने समझना है और क्यों समझना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर बात करें कोई काम प्रेजेंट में अगर चलता है तो वो इसी के बदौलत चलता है। जैसे बात करें कोई काम, अगर सपोज करो अभी मैं बोल रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये काम है अभी प्रेजेंट में हो रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही वास्तव में इंडीडली अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की तो उसकी वैल्यू के बारे में हमें बताता है। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है क्यों यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। देखो डेफिनेटली इसके काफ़ी ज़्यादा अपने अपने जगहों पे इसका अपना अपना यूज़ हो रहा है। जैसे सपोज करो अगर आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा या ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि इसके एंड में क्या रहता है, रहा है, रहे हैं या रही है। ऐसे जब भी आपको कोई वर्ड्स या सेंस आपको देखने को मिलती है उसके आप क्या कहते हैं, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है, देखो आपको ना तो रहा है, रहे हैं या रही है उससे समझना है। इसको आपको सिंपल से इससे समझना है कि कोई भी काम अभी आप इस टाइम पे एट ए टाइम आप किसी काम को कर रहे हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी बोलते टाइम मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली कोई काम यहाँ पे रेगुलर प्रोसेस में चल रहा है। जब भी कोई कार्य या कोई काम, कोई एक्शन रेगुलर प्रोसेस के अंदर चल रहा है उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बताते हैं। तो ये आपको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके हाथ में पेन है, रजिस्टर है, डेफिनेटली यू ऑल आर स्टडिंग बाई लीप्स एंड बाउंड, काफ़ी अच्छे तरीके से दिन दुगनी रात चुगनी आप स्टडी करें। देन डेफिनेटली यू कुड से नाउ, आप यहाँ पे अभी कह सकते हो, यू कैन से आई एम स्टडिंग, आई एम राइटिंग। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हाट यू आर डूइंग दिस इज कंप्लीटली known as present continuous tense, because in continuous sense, in continuous term you are performing an action in present time, then definitely it is known as present continuous tense। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको इसके दूसरे नाम से भी रूबरू करवाता हूँ। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो इनको यहाँ पे दो नाम से जाना जाता है। एक तो इसको कहा जाता है, लिख लें एक बार, यानी जो प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव को भी आप यूज़ करते हैं। अगर कभी आपको ऐसा देखने को मिले एग्जाम में कि ये प्रोग्रेसिव बनाओ तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी रेयरली यूज़ किया जाता है, तो ये बात आपको भी याद रखनी है। अब इसके कुछ रूल्स की बात करें। देखो अगर इसके रूल की बात करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल की बात करें तो आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SRES, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे समझने के लिए था, वो हम समझ के आ गए। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को समझना है। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि टू बी आपने सुना होगा, ये टू बी है, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब जो बनती हैं। अगर आप बात करें टू बी की फॉर्म्स की बात करें, देखो अगर कभी भी आपको कोई टीचर कभी एग्जाम के अंदर या किसी भी जगह आपका दोस्त या कोई भी आपसे आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज चेक करना चाहे तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि ये जो इज आर एम है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं या कहाँ से इनको लाया गया। एट द टाइम यू मस्ट गिव आंसर इन वेरी परफेक्ट मैनर। वो वहाँ पे आपको ये बोलना है कि जो इज एम आर है, ये जो टू बी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी कहा जाता है, यानी ये टू बी से निकले हैं। अगर बात करें इज एम आर वॉज वर, यहाँ पे इज एम आर की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, और बीन यहाँ पे जो आपको पता है जो हम फ्यूचर के अंदर या फ्यूचर परफेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं या परफेक्ट के अंदर जो यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे जो बीन है वो थर्ड फॉर्म हो जाती है टू बी की। देखो टू बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक बार आप अपने साथ नोट लगा के ये लिख लें, इज एम आर है। टू बी की जो सेकंड फॉर्म है वो वॉज वर है, यही आपको यहाँ पे समझना है। और डेफिनेटली जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे होंगे देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देयर हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टू बी, बिकॉज ऑफ टू बी यू विल गेट इजिली देयर। आपको वो टॉपिक जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से वो समझ आ जाएगा।
देखो अगर बात करें यहाँ पे रूल की बात करें, तो अगर इसके रूल की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी लगता है। अब सब्जेक्ट आप सभी को अभी तक ये टर्म क्लियर हो गई है कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी के सभी क्या है, जो एक्शन को परफॉर्म करता, परफॉर्मर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है। इज एम आर, यहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज समझनी है तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि जो इज एम आर है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी यहाँ पे बनती है। उसके बाद वर्ब के साथ आप देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कंसिडर करी जाती है। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस या जो ऑब्जेक्ट होता है जो उस सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं जिसके बारे में, उसका हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आप एफर्मेटिव के सेंस में भी बनाएंगे, नेगेटिव सेंस में भी हम बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस के अंदर भी बनाएंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम डेफिनेटली फॉर्मुलेट करेंगे ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ आ जाए। अगर आपको रूल को अच्छे तरीके से देखो, इनको रटना नहीं है। देखो अगर इसको अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से मैं यहाँ पे रिलेट करूँ, सपोज करो मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, आप आई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई टीच कर रहा हूँ, और आपको मैंने प्रीवियस यानी जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया भी था कि दुनिया के अंदर एक ऐसा ही आई है जिसके साथ एम लगता है, दूसरे किसी भी वर्ड्स के साथ या किसी भी वर्ड के साथ एम का यूज़ नहीं होता। तो आपको पता है कि आई के साथ ही हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करेंगे जब जब आप आई सब्जेक्ट वहाँ पे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टीचिंग। अब यहाँ पे आपको पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच। अगर आपको पूछूं टीच की तीन फॉर्म में बताओ तो आप क्या बोलोगे, टीच, टॉट और फोर्थ फॉर्म यहाँ पे टीच के साथ आप आईएनजी लगा दोगे, बन गई आपकी फोर्थ फॉर्म। तो उसी फोर्थ फॉर्म का आपको जब भी आपको कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, रूल्स के बाद जब भी आप वर्ब की बात करें तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ होता है। और ये आपको अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर ये बात बैठा देनी है अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये दोबारा ना सोचना पड़े कि सर यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगी। और फिफ्थ फॉर्म SRES जो हमने प्रीवियस यानी जो टॉपिक के अंदर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा आई एम, टीच के साथ आईएनजी बन गया टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इंग्लिश ग्रामर को मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं ये कोई एक्शन कर रहा हूँ तभी आपको ये यहाँ पे समझ आ रहा है। यानी कोई काम आप इसी समय कर रहे हैं, कोई काम प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, डेफिनेटली ये काम इसको अभी अगर आप परफॉर्म करें ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जिस काम को आप लगातार प्रेजेंट के अंदर कर रहे हो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करें मीटिंग को एड्रेस करना, या इसको अगर हिंदी की बात करें तो मीटिंग को संबोधित करना यानी मीटिंग को एड्रेस करना, तो आप बोलोगे यहाँ पे अभी मैं बिजी हूँ, सॉरी सर आई एम वेरी बिजी बिकॉज मैं अभी यहाँ पे मीटिंग को संबोधित कर रहा हूँ या मीटिंग कंडक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पीच दे रहा हूँ। डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, आई एम एड्रेसिंग मीटिंग। इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस की बात करें एज ए वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म बनानी थी तो इसके लिए इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ कर दिया। उसके बाद चर्न द कर्ड, देखो CHURN, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड यहाँ पे नया होगा। चर्न का मतलब होता है यानी मंथना। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे दही को मथते हैं और लस्सी बनती है, उस तरीके से यहाँ पे आपको चर्न का मतलब होता है यानी दही मंथना। यानी इसका मतलब होता है यानी यहाँ पे क्या करना, दही को मंथना। तो वो अगर बात करें शी, यहाँ पे हम दादी माँ की बात कर लें, दादी जी की बात करें तो दादी जी अभी लस्सी बना रहे हैं या दही को मंथ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, शी इज चर्न कहोगे या चर्निंग कहोगे। अभी एट ए टाइम वो काम कोई परफॉर्म कर ही रही हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चर्न के साथ आईएनजी लगा के बनाएंगे, शी इज चर्निंग द कर्ड। उसके बाद मेरा दोस्त जिसका नाम रमेश है वो अभी क्या कर रहा है, यानी जो संतरा है उसके छिलके निकाल रहा है। आप यहाँ पे बोलोगे रमेश इज पीलिंग ऑरेंज, या इस तरीके से भी आप बोल सकते हो रमेश इज पीलिंग ऑफ ऑरेंज, इस तरीके से, या पील ऑफ ऑरेंज, इस तरीके से बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई काम कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, पहले हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी को क्रिएट नहीं करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक लेवल सो दैट वी कैन गेट दिस टॉपिक वेरी इजीली एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर अस इन दिस टॉपिक। सो बी अवेयर, आपको पूरे फोकस से यहाँ पे ध्यान देना है। यानी रमेश यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी छिलका निकाल रहा है किसका, संतरे का, और अभी एट प्रेजेंट काम वो लगातार चल रहा है। जैसे मैं अभी दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। आप अभी डांस कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आई एम डांसिंग। आप बोलोगे मेरा भाई अभी डांस कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर इज डांसिंग। मैं अभी गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है कि एट ए टाइम कोई काम अभी एट प्रेजेंट आप कर रहे हैं उसको बताने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जिस चीज़ के बारे में बात करें उसका आप जरूर यूज़ करें। उसके बाद बात करें, आजकल आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड स्कीम्स काफ़ी यहाँ पे लॉन्च हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे सरकार लोन भी देती है बिजनेस को, यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको यहाँ पे लोन भी दिया जाता है। डेफिनेटली यू कैन गेट इजीली
स्टार्टअप योर बिजनेस, आप स्टार्टअप ले सकते हैं, आप यू कैन टेक योर स्टार्टअप एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इफ यू आर अवेयर अबाउट दीज ऑल स्कीम्स विच हैज़ बीन which have been come from our central government, then definitely it can help you to start up your business. तो आप बोलोगे वो लोग अपना बिजनेस अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस। तो आप यहाँ पे एक्सपांड के साथ ING लगा के आप कह सकते हैं दे आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। तो यहाँ पे ये स्लाइड अगर आपको समझ आ गई तो आने वाली हर एक स्लाइड आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि किस तरीके से मैंने इंडेफिनिट टेंस को कवर करवाया उसी तरीके से आपको ये भी समझना है। चलो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। मैंने कहा दुनिया के अंदर एक ऐसा ही वर्ड आई है जिसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं और इसीलिए यूनिक बन जाते हैं, और आप भी अपने आप में यूनिक है, आप भी अपने आप को किसी से कम ना आंखें, बिकॉज यू आर द वन जिसके साथ एम लगता है, और एम दुनिया का ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आई के साथ ही सूटेबल होता है, दूसरे किसी के साथ भी ये यहाँ पे सूट नहीं करता या यूज़ नहीं होता। इसीलिए यू आर यूनिक, हर एक आई आप अपने लिए आई है और आई हर एक यूनिक होता है, इसीलिए आई को अपनी पावर को अच्छे तरीके से जानना है। उसके बाद बात करें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, अगर वो कोई काम प्रेजेंट में लगातार कर रहे हैं देन डेफिनेटली उसके साथ आपको यहाँ पे इज़ का यूज़ करना है। जैसे ही इज़ परफॉर्मिंग एक्शन, ही इज़ डांसिंग, शी इज़ सिंगिंग, इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, माई ब्रदर इज़ हमिंग ए सॉन्ग। हम ए सॉन्ग का मतलब होता है गाना गुनगुनाना, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लूरल वर्ब की बात करें या प्लूरल पर्सन की बात करें, जैसे वी, यू, दे की बात करें, तो उनके साथ आप प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उनके साथ आप आर का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, एक्सिलरीज वर्ब्स हैं। चलो एक बार एक्सिलरीज को समझ लेते हैं कि ये एक्सिलरी होती क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ किए। अगर कॉमनली बात करें तो लगभग यहाँ पे 26 से लेकर 30 एक्सिलरी वर्ब्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप मॉडल को भी कंसिडर करते हैं, जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में ज़्यादातर करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आप सभी के लिए लाई हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से भी आपकी क्लैरिटी अच्छी बने और आप इनको अच्छे तरीके से समझ। जैसे आपकी बात करें, डू की बात करें, डज की बात करी, कैसे बनता है डू और डज, ये मैंने आपको समझाया। और डू और डज की सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड हो जाती है, जो मैं आपको पास्ट में आने वाले लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, इन्हीं की सेकंड फॉर्म वॉज वर आ गई, हैव, हैज, हैड, ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये कौन सी एक्सिलरी वर्ब है, आपके पास दो प्रकार की एक्सिलरी वर्ब होती है। एक तो आपके पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, दूसरा आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं। अब ये जो हमने डू, डज, इज, एम, आर, डिड की बात करी, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड की बात करी, तो ये आपके पास प्राइमरीली एक्सिलरी वर्ब्स आती है जिनका हम कॉमनली यूज़ करते रहते हैं। जैसे ही इज़, शी इज़, आई एम, यू आर, इस तरीके से बात करें। लेकिन अगर बात करें, आपने मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा, जब मैं मॉडल्स के ऊपर एक ही मैराथन के अंदर आपका पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे डेफिनेटली। उसके बाद हम दूसरे जो लेक्चर होगी उसके अंदर आप उसके MCQ को सॉल्व करेंगे, जो आपकी कंसेप्ट को, क्लैरिटी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। जैसे विल की बात करें, शेल की बात करें, मे, माइट की बात करें, कैन, कुड की बात करें। उसके बाद यहाँ पे ये माइट नहीं है, ये इसको आप थोड़ा सा चेंज करके इसको मस्ट लिख देना। और टू, डेयर, नीड, और नीड टू का भी यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। ये सभी के सभी क्या है, मॉडल वर्ब्स है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव को बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को आपको इज एम आर का प्रयोग तो करना ही करना है, और उसके साथ आपको एक और बात याद रखनी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ भी आपको इसके साथ करना है और जिसको आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एफर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पे इसको अगर बात करें, एक पॉजिटिव सेंटेंस आपको क्रिएट करना है जिसके अंदर कोई भी आपके पास नेगेटिव सेंस ना मिले। जैसे यहाँ पे रूल तो आपको मैंने बताया, जैसे मैंने कहा, जैसे मेरी सासू माँ जो है इस हफ्ते हमारे घर पे रहने आ रहे हैं। माई मदर इज़ इन लॉ इज स्टेइंग एट हाउस दिस वीक, इस हफ्ते वो हमारे घर पे रुक रहे हैं। डेफिनेटली वो ये काम को किस तरीके से बता रहा है, कोई काम अभी रेगुलर प्रोसेस के अंदर है। आप क्या बोलोगे, माई मदर इन लॉ इज स्टेइंग एट आवर हाउस दिस वीक, यानी इस हफ्ते पूरे यहाँ पे वो रह रहे हैं, इसका मतलब वो रेगुलर प्रोसेस के अंदर रह रहे हैं। डेफिनेटली 5-6 दिन यहाँ पे रुकेंगे। आई एम क्रैमिंग फॉर द टेस्ट, क्रैम मैंने यहाँ पे पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना। अब कोई टेस्ट के लिए आप रट्टा मार रहे हो तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा कल एग्जाम है। डेफिनेटली VLW का एग्जाम है सभी का, आपको साम दाम दंड भेद सभी लगा के आपको उस ग्रामर को समझना है। आप बोलोगे सर आई एम क्रैमिंग फॉर VLW एग्जाम, आई एम क्रैमिंग फॉर द टेस्ट, सर कल मेरा टेस्ट है, डेफिनेटली आई एम क्रैमिंग। इस तरीके से आप यूज़ करें। कोई भी काम अभी एट प्रेजेंट आप कर रहे हैं और इस टाइम पे लगातार कोई काम अगर चल रहा है, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप किसका यूज़ करें, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को मिला के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसका आपको इसके अंदर यूज़ करना है। दे आर एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। देखो एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन,
वो सामाजिक बदलाव के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं ताकि समाज के अंदर थोड़ी सी बदलाव आए। उसके बाद रमेश की बात करें, मेरा फ्रेंड, वो आजकल इंग्लिश तो सीख गया, ये आजकल क्या कर रहा है, स्पेनिश को भी सीख रहा है। इज़ लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज। इन दिनों में कोई काम वो लगातार प्रोसेस के अंदर कर रहा है, एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर। सपोज करो आज भी गया, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, इन इसकी डेली रूटीन में वो काम रोज लगातार कर रहा है, तो डेफिनेटली एक रेगुलर प्रोसेस बन जाता है। इसके लिए भी आप यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कंडीशंस आपको अभी समझाने वाला हूँ। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना इन सभी सेंटेंस के अंदर। सिर्फ आपको यहाँ पे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमने देखे उनके साथ आपने क्या लगा देना, यहाँ पे उनके साथ आपने नॉट का यूज़ कर देना। जैसे माई मदर इन लॉ इज नॉट स्टेइंग एट आवर हाउस इन दिस वीक, आई एम नॉट क्रेमिंग फॉर द टेस्ट, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज, वो सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन नहीं करें, तो इस प्रकार के भी आप बात कर सकते हैं। रमेश इज़ नॉट लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज, रमेश इन दिनों स्पेनिश नहीं सीख रहा है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसके साथ नॉट का यूज़ किया, आर के साथ नॉट, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, आपकी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरोगेटिव का मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किसी को करना है। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपकी क्या सासू माँ आपको इस हफ्ते आपके घर पे रुकेगी क्या, या रुक रही है क्या, ऐसी बात करते हैं ना, तो आप मुझे डायरेक्ट बोलोगे सर इज़ योर मदर इन लॉ स्टेइंग एट योर हाउस दिस वीक। मैं बोलूँगा यस माई मदर इन लॉ इज स्टेइंग एट माई हाउस या आवर हाउस दिस वीक। नहीं अगर रुक रही तो मैं क्या बोलूँगा, माई मदर इन लॉ या माई मदर इन लॉ इज़ नॉट स्टेइंग एट आवर हाउस दिस वीक। इस तरीके से बात कर सकते हो। सर क्या मैं टेस्ट के लिए रट्टा मार रहा हूँ क्या, एम आई क्रैमिंग फॉर द टेस्ट। इससे आप आपकी स्पोकन को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप भी रिपीट करें, एम आई क्रैमिंग फॉर द टेस्ट, नो सर आई एम नॉट क्रैमिंग फॉर द टेस्ट। यहाँ से नेगेटिव बन गया, यस सर मैं टेस्ट के लिए रट्टा मार रहा हूँ, तो यहाँ पे अफर्मेटिव बन जाता है, आई एम क्रैमिंग फॉर द टेस्ट। अच्छा, क्या वो लोग सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या, सर क्रांति ला रहे हैं क्या, आर दे एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज, आप बोलोगे यस दे आर एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज, नो सर नेगेटिव सेंटेंस को आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करना है, नो सर दे आर नॉट एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। इज रमेश लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज, मैं बोलूँगा यस रमेश इज लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज। इस तरीके से भी आपको क्या करना है, ये बात समझनी है। अब देखो यहाँ पे अगर इन सेंटेंस को आपने अच्छे तरीके से रीड करा देन डेफिनेटली यू हैव गॉट वन कंसेप्ट फ्रॉम हियर कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, जब भी आप किसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर देते हैं, और उसके बाद इसके साथ आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करें। यहाँ पे मैंने रूल भी आपको ये मेंशन करके बताया, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे अवेयर कर दूँ कि अगर आपको इसको और बेसिक लेवल से समझना तो आप स्पोकन की लिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ा है कि किस तरीके से आप इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इसका मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी साथ साथ दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि क्या मेरी माँ जो माँ है या सासू माँ है इस हफ्ते हमारे घर पे नहीं रुक रहे हैं क्या, इस तरीके के सेंस। क्या मैं टेस्ट के लिए रट्टा नहीं मार रहा हूँ क्या, एक तो क्वेश्चन भी बन रहा है, दूसरा इसके साथ आप नेगेटिव सेंस नकारात्मक सोच के बारे में या नकारात्मक सेंस भी आप यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ये सबसे पहले रूल की बात करें, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे इसके बाद ही शी इट नेम ही यूज़ कर सकते हैं, आर के बाद यू वी दे का यूज़ कर सकते हैं, आई एम के बाद आप आई का ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। लेकिन साथ साथ में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। एम आई नॉट की जगह पे आप पे इंटरोगेटिव नेगेटिव में आर एंड आई लिखा जाता है। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं आपको समझाऊंगा। इज़ माई मदर इन लॉ नॉट स्टेइंग एट आवर हाउस दिस वीक, क्या मेरी सासू माँ हमारे घर पे इस हफ्ते नहीं रुक रही है क्या। देखो यहाँ पे इस तरीके का एम आई नॉट क्रैमिंग फॉर द टेस्ट, इसको अगर आप बात करें एम आई नॉट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एम आई नॉट की जगह पे जिस तरीके से मैंने लिखा ना इजंट एम एट आर एंट, तो आर एंट का भी यूज़ कर सकते हैं, आर एंट आई क्रैमिंग फॉर द टेस्ट। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज़ करना है तब आप किसी शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से यूज़ करेंगे, तो इसके साथ नॉट जैसे मैंने ये रूल लिखा है वैसे ही आप बना सकते हैं। आर दे नॉट एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज, क्या वो लोग सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन भी बन रहा है, दूसरा इसके अंदर आपको नेगेटिव सेंस भी आपको देखने को मिल रही है। इट मीन्स इट इज़ गिविंग अस द सेंस ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक तो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, दूसरी नेगेटिव सेंस भी आ रही है, तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव की दोनों की हेल्प लेके कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। इज़ रमेश नॉट लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज, अभी हम चिल्ला चिल्ला के बात करें कि रमेश इन दिनों क्या सीख रहा है, स्पेनिश सीख रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी ए स्वेडिश पर्सन, ही वॉन्ट्स टू टेक द सिटीजनशिप ऑफ
स्वीडन, तो डेफिनेटली वो स्पेनिश को सीखेगा। बट हम कह रहे हैं क्या रमेश इन दिनों स्पेनिश नहीं सीख रहा है क्या? इट मीन्स यू आर गेटिंग हिम एज ए इज़ बिजी समवेयर एंड ही इज़ नॉट लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करना है। कुछ कंडीशंस की बात करें, जो कंडीशन कोई नहीं पढ़ाता, डेफिनेट इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पनपते हैं, बनते हैं। कुछ कंडीशंस को भी समझना ज़रूरी है। बात करें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऐसे वर्क जो आप अभी प्रेजेंट के अंदर कर रहे हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उस काम को भी अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग नावल नाउअडेज, ये इसका मतलब है इन दिनों वो क्या लिख रहा है, ये रेगुलर प्रोसेस के अंदर कोई काम चल रहा है। ही इज़ राइटिंग ए नावल नाउअडेज, इन दिनों वो क्या लिख रहा है, एक नावल, एक उपन्यास लिख रहा है। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, इन दिनों हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। आई होप ऑल द क्लासेस इज गेटिंग फ्रूटफुल फॉर यू। उसके बाद आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। सूरज इज़ रीडिंग इन क्लास, यहाँ पे मैं बात करूँ 12th की, सूरज क्लास 12th में पढ़ रहा है। मैं आपको बात करूँ ही इज़ राइटिंग ए लेटर, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये कोई काम हो रहा है। इस तरीके से भी आप इसकी बात करें। एक रेगुलर प्रोसेस को भी ये शो जब करता है उस टाइम पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। जैसे आई एम गोइंग या आई एम गेटिंग रेडी फॉर पिकनिक, मैं पिकनिक के लिए तैयार हो रहा हूँ। अभी आप कल 2-3 दिन के बाद पिकनिक जाओगे, लेकिन उससे पहले आप शॉपिंग करोगे, कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करोगे। इट मीन्स इट इज़ शोइंग योर रेगुलर प्रोसेस, आप उस प्रोसेस के अंदर हैं। आप पिकनिक जा रहे हैं लेकिन 2-3 दिन से आप तैयारी करें, तो रेगुलर प्रोसेस या कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप करें, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, अभी मैंने पीछे ही बताया कि अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो एक प्लानिंग करके जा रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई प्लान्ड या अरेंज्ड एक्शन, उस टाइम के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल को यूज़ करते हैं, जो कभी नियरेस्ट फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे, अभी तक वो तो दिल्ली से नहीं गए, लेकिन वो मंडे सोमवार को जाएंगे, तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग द प्लान या अरेंज्ड एक्शन। इस तरीके से आप याद रखें। शी इज़ मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, वो आज शाम को मिल रही है। प्रियंका इज कमिंग टुमारो, अभी तक प्रियंका तो विजिट नहीं करी है लेकिन कल आ रही है। इट इज़ शोइंग द रेगुलर प्रोसेस आर अरेंज्ड एक्शन। आई एम कमिंग बाय 7 AM, मैं 7 बजे तक आ रहा हूँ। ट्रेन ऑन मंडे, यानी सोमवार को मैं 7 बजे तक पहुँच रहा हूँ या आ रहा हूँ। इस तरीके से भी आप जब एक्शन की बात करें या ऐसी सेंस में आपको बात करनी हो तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बात करें ऑलवेज, कंटिन्यूअली, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली विद PCT, इन सभी को हम किसके साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट ओनली फॉर दोज एक्शन विच इज़ फ्रिक्वेंटली अपोजिट टू अदर फीलिंग्स एंड हैबिट्स, जो किसी दूसरे की जो बात करें, अगर फीलिंग्स की बात करें या उसकी आदत की बात करें, इन दूसरों की जो इच्छा होती है उसके तो आप क्या हो कि इसके डेफिनेटली अपोजिट हो, यानी विपरीत हो, या उनकी आदतों के डेफिनेटली अगेंस्ट हो, उस टाइम पे आप इनके साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज के बाद आप एक्शन की ING फॉर्म, यानी इट मीन्स वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है। यू आर फॉर एवर, जैसे बात करें फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, आप हमेशा दूसरों के अंदर क्या ढूंढ रहे हो, यानी फॉल्ट्स, गलतियाँ ही ढूंढते हो। ही इज़ कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, यानी वो क्या लगातार हमें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हिज वाइफ इज़ कंटिन्यूअली क्राइंग दिस डेज, यानी जो उसकी बीवी है इन दिनों वो कंटिन्यूसली रो रही है, उसको कुछ तकलीफ़ है। तो इस तरीके की देखें यहाँ पे ना तो हम आदत की बात करें, यानी टोटली उसकी हैबिट के अगेंस्ट है, या बात करें उसकी डिज़ायर या उसकी फीलिंग के अगेंस्ट है, उस टाइम पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट आज के रूल की बात करें, आपने देखा होगा स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स की बात करें। अब देखो स्टेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, स्टेटिव का मतलब होता है फिक्स्ड, आपको पता है, यानी स्टेगनेट हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, उसको आप स्टेटिव करते हैं। यानी अगर बात करें इस प्रकार के जितने भी वर्ब होते हैं उसके अंदर आपको हमेशा कोई काम, यानी कोई एक्शन या कोई वर्क हमेशा परमानेंट को ही शो करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी परमानेंट वर्क को शो करते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे दीज वर्ब शो स्टेट आर सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल या मेंटल एक्शन इनके अंदर नहीं होती है, इस बात को भी आपको याद रखना है। देखो स्टेटिव वर्ब्स के अंदर ना तो कोई फिजिकल एक्शन होती है जिसके अंदर आप अपने एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ना आप अपने माइंड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स स्टेटिव वर्ब की एक बात याद रखें, कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती। जैसे आप बात करें सी, क्या सी की कोई कंटिन्यूस फॉर्म बनती है, नहीं बनती है। जैसे आप अंडरस्टैंड की बात करें, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, या आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड यू। इस तरीके से बात करें, आई एम नोइंग यू होता है या आई नो यू होता है, आई एम लविंग यू होता है या आई लव यू होता है, आई एम ऑनिंग यू, आई एम हीरिंग यू, इस प्रकार के नहीं, आई एम वांटिंग यू, नहीं, इस प्रकार के नहीं बनते। तो इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं उनको स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब कहते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं।
स्टेट्यू को यहाँ पे नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखें। और इसकी आपको यहाँ पे 5 टाइप्स आपको देखने को मिलेगी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप को अगर डिस्कस करें तो ये यहाँ पे है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। बात करें यहाँ पे समझने की बात करें, जैसे आप बात करें सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, यानी ये हमारे पास क्या सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी चीज़ को काम में ले जाते हैं। एट द टाइम यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर अगर पर्पस हो तो उस टाइम पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, नोटिस एंड रिकॉग्नाइज भी सी के अंदर आते हैं। जैसे बात करें सी की बात करें, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील की बात करें, यानी बिना किसी यहाँ पे एफर्ट्स के ऐसी कंडीशन को ये बताता है जिसमें आपका कोई काम परमानेंट हो, यानी स्टैग्नेंट हो, फिक्स्ड हो। उस टाइम पे आप प्रेजेंट सिंपल का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस की बात करें, जैसे जो अपीयरेंस कैसा लगता है, यानी यहाँ पे अगर बात करें लुक की बात करें, रिजेंबल की बात करें, जैसा लगता है, सीम, अपीयर की बात करें, ये वर्ड सभी यहाँ पे क्या अपीयरेंस के लिए यूज़ करते हैं। एट द टाइम आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इस तरीके से इन वर्ड्स को आप आईएनजी के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आप इनको कभी भी आईएनजी के अंदर लुकिंग, रिजेंबलिंग, सीमिंग, अपीयरिंग, इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इनका आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है वर्ब्स ऑफ इमोशन की बात करें, जैसे ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे ऐसे वर्ब्स, यानी वर्ब्स का मतलब वर्ड्स बात करें जो यहाँ पे इमोशंस को शो करते हैं, जैसे वांट आ गया, डिज़ायर आ गया, विश आ गया, हेट आ गया, होप आ गया, लाइक आ गया, रिफ्यूज़, बिलीव, डाउट, लोथ। देखो यहाँ पे एक लोथ वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना, या टू हेट समबडी और समथिंग, उसका मतलब। और उसके बाद माइंड करते हैं हम, केयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना किसी से। उसके बाद बात करें यहाँ पे एडोर, एडोर का मतलब होता है प्यार करना, एप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के जितने भी इमोशनल वर्ड्स हैं या इमोशनल वर्ब्स हैं, इनके साथ भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं करते, यही आपको समझना है। और यानी सभी के सभी जो वर्ड्स जिनके साथ आप आईएनजी का यूज़ नहीं करते, चाहे वो स्टेटिव हो या डायनेमिक हो, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की बात करें तो ये यहाँ पे आपका ये फोर्थ टाइप है किसकी, स्टेटिव वर्ब की। इसके साथ जैसे थिंक आ गया, सपोज आ गया, एग्री आ गया, कंसिडर आ गया, ट्रस्ट आ गया, रिमेंबर आ गया, फॉरगेट आ गया, नो आ गया, अंडरस्टैंड आ गया, परसीव आ गया, परसीव का मतलब होता समझना, रियलाइज आ गया, रिकलेक्ट आ गया। इस प्रकार के जितने भी आपको वर्ब्स हैं जो यहाँ पे वर्ब ऑफ थिंकिंग, यानी जो आप सोचने के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइम पे भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं करते अगर वो टेंस किसके अंदर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हो। उसके बाद है वर्ब्स ऑफ पोजेशन की बात करें, जैसे बात करें आपके पास कोई चीज़ है, दिस हाउस बिलोंग टू मी, दिस कार बिलोंग्स टू मी, इस तरीके से। ओ की बात करें, ऑन की बात करें, पॉजेस की बात करें, कंटेंट की बात करें, यानी कंटेंट की बात करें या हैव की बात करें, इस टाइम पे भी आप आई एम हैविंग कार, इस तरीके का यूज़ नहीं होता। एक्सरसाइज भी लाई मैंने आप सभी के लिए, इसको भी आप देखें कितना आपको ये समझ आया। जितने भी मैंने ये वर्ड्स बताया आपको, इनके साथ कोई भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें। और ऐसा ही कुछ रूल यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी लगता है। चलो कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज को देख लेते हैं। उसके बाद आपके लिए इसके अंदर भी एक्सरसाइज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए गए हैं जो बैंकिंग के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसी प्रकार का वीएलडब्ल्यू के अंदर भी आपको, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो चांसेस बनते हैं कि आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएं। जैसे वी आर सीइंग विद ओवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं या देख रहे हैं, तो इस तरीके का वी आर सीइंग नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सी यहाँ पे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंदर आता है, इसलिए आप इसका करेक्ट क्या बनेगा, वी सी विद ओवर आइज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या देखते हैं। आर यू हीयरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, क्या आप एक अजीबो गरीब कोई शोर या नॉइस आवाज़ सुन रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हीयरिंग नहीं आता। डू यू हीयर ए स्ट्रेंज नॉइस, हमेशा आपको मैंने बताया कि जैसे इन सभी की बात करें, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करें, तो उनको बताने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस का ही यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी आप आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं करते। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा होता है क्या, नहीं, हम सिंपलर बोल देते आई अंडरस्टैंड योर कंपल्शन, आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। उसके बाद आई एम लविंग हर, मैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सीधा आप बोलोगे आई लव हर। आप बोलोगे आई एम रिमेंबरिंग यू सर, क्या ऐसा ठीक है क्या, आप क्या बोलोगे, आई रिमेंबर यू सर, आई रिमेंबर यू। चलो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान से सुने। द मिल्क इज़ टेस्टिंग सोर, यानी मिल्क यहाँ पे कैसा स्वाद दे रहा है, खट्टा खट्टा स्वाद दे रहा है। द मिल्क इज़ टेस्टिंग सोर, इसका इसी कंडीशन के अंदर बता के दें, क्या यहाँ पे टेस्ट आएगा, क्या टेस्ट आएगा क्या, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंदर है, टेस्टिंग आएगा टेस्ट आएगा, इसको कन्वर्ट करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर डालें।
उसके बाद ये एक्सरसाइज छोटी सी आप सभी के लिए, इनको आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और आप इनके आंसर ज़रूर मेंशन करें। जिसके आंसर सही होंगे उसको पिन पॉइंट करके वो टॉप पे आ जाएगा और डेफिनेटली उसी के रेफरेंस में दूसरे भी जो कमेंट्स होंगे उनकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी। आई होप यहाँ पे 2 टेंसेस की कंपाइलेशन काफ़ी है, काफ़ी बड़ी लेक्चर हो जाएगी। हम 2 पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट को भी डिवाइड करेंगे, उसके बाद पास्ट को भी और उसके बाद फ्यूचर को भी, उसके बाद एक कंपाइलेशन वीडियो भी आप इसके ऊपर आपको मिलेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। स्लाइड सभी प्रिपेयर है आप सभी के लिए, बस आपको अपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ये 2 एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस की ज़रूर सॉल्व करें और अपने फीडबैक को भी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर रखें। और अगर अभी तक आपने ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन get notification of upcoming videos. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.